8 अगस्त 1963 ब्रिटेन का पूरा पुलिस प्रशासन हैरान था, क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये ब्रिटेन के सरकारी सिस्टम पर एक मुंह पर बहुत ही जोरदार तमाचा था। इन लुटेरों को पता था ये ट्रेन कब रुकेगी, इन लुटेरों को ये तक पता ट्रेन के किस डिब्बे में पैसे हैं, उन लुटेरों को ये तक पता था कि उस दिन ट्रेन का अलार्म सिस्टम वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, उन्हें सब चीजें पता कैसे चली? क्या रेलवे के अंदर उनका कोई आदमी बैठा हुआ था? उनमें से कोई प्रशासन का कोई गद्दार इंसान बैठा था? और कैसे एक मामूली मोनोपोली के खेल इन शातिर लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया? आज की इस वीडियो में हम इस डकैती की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कैसे एक मास्टर प्लान जो लगभग कामयाब होने वाला वो एक छोटी सी गलती की वजह से इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन। किसी भी बड़े क्राइम के पीछे दो चीजें सबसे अहम मानी जाती, पहली उसके बारे में पूरी सटीक जानकारी और दूसरा उस जानकारी को अंजाम देने वाला दिमाग। इस पूरी डकैती को अंजाम देने वाला शख्स था ब्रूस रेनोल्ड्स। ब्रूस कोई मामूली चोर नहीं, ब्रूस को एंटिक चीजें बहुत पसंद थी। ये शख्स बड़ी प्लानिंग करने में बहुत माहिर था, लेकिन इस ब्रूस के पास एक ऐसी जानकारी जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एम5 पास भी नहीं थी। इसे ये तक पता था कि रॉयल मेल की ट्रेन में एक खास डिब्बा होता है, इस डिब्बे को HBP यानी हाई वैल्यू पैकेज कहा जाता है। नॉर्मल दिनों में लगभग इसमें 3 लाख पाउंड होते हैं और उसको पता था कि 8 अगस्त के दिन इस ट्रेन में 26 लाख पाउंड होंगे, इसके हिसाब से करीब 8 करोड़ रुपए। यहाँ पर रुको जरा 1 मिनट सोच, शख्स यानी ब्रूस को कैसे पता चला? और यहीं पर एंट्री होती है एक सबसे रहस्यमय किरदार की, जिसे इतिहास में द अल्स्टर मैन के नाम से जाना जाता है। शख्स पोस्ट ऑफिस का एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने ब्रूस को न सिर्फ रकम की जानकारी दी बल्कि एक ऐसी टिप जिसने इस पूरी डकैती को मुमकिन बनाया। वो सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रूस को बताता है ट्रेन के वो डिब्बे जिसमें अलार्म और सिक्योरिटी लगी हुई वो सब मेंटेनेंस के लिए बाहर थे, उनकी जगह एक पुराना रिजर्व डिब्बा, उस डिब्बे का नंबर था M3024। अब इस डिब्बे में बहुत सारा पैसा जाने वाला था, लेकिन इस डिब्बे की सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था। इन सब ने पूरी प्लानिंग बना ली, लेकिन इनके सामने अभी एक चुनौती, इस चलती हुई ट्रेन को कैसे रोकनी है। इन सब के सामने अभी एक चुनौती थी कि अब इस चलती हुई ट्रेन को कैसे रोकनी। ब्रूस के पास ट्रेन को लूटने की पूरी अपनी गैंग थी, लेकिन उसके पास ट्रेन को रोकने वाला कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं था जो ट्रेन को रोक सके। और इस चोरी को अंजाम देने और ट्रेन को रोकने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया साउथ कोस्ट रेडर्स से, और ये शख्स ट्रेन रोकने के लिए एक्सपर्ट माना जाता था। अब इस चोरी को अंजाम देने के लिए पूरे 15 लोगों की फौज तैयार हो चुकी थी। इन डकैतों का नियम साफ था, कोई गोली नहीं चलेगी और ना ही इस लूट में कोई खून खराबा होगा। इन लोगों ने हफ्तों तक बंकिंगशायर के इलाकों की रेकी। इन लोगों ने बाद में एक ऐसी जगह सेलेक्ट की जहां पर मोबाइल टावर तो क्या उस जमाने की वॉकी टॉकी भी काम नहीं करते थे, और ये जगह थी सीयर्स क्रॉसिंग। सोचिए, एक दस्ताना और एक टॉर्च से क्या पूरी ट्रेन को रोका जा सकता था? सुनने में ये किसी स्कूल प्रोजेक्ट जैसा लगता है, लेकिन यही वो लोटेक हैकिंग थी जिसने ब्रिटिश रेलवे को घुटनों पर खड़ा कर दिया। तारीख थी 8 अगस्त, रात के करीब 3 बज रहे थे। ट्रेन का ड्राइवर जैक मिल्स 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ा रहा था, और उस समय ड्राइवर को दूर से एक लाल सिग्नल दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बात समझो, ट्रैक पर उस समय लाल सिग्नल दिखाई देने की संभावना बिल्कुल 0% थी, लेकिन उस समय ड्राइवर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो ट्रेन को ना रोके। ड्राइवर ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ट्रेन उस लाल सिग्नल के पास रुक गई। ट्रेन को रोकने के बाद ये क्या करते हैं, उन्होंने हरे सिग्नल के ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया ताकि इन्हें हरा सिग्नल ना दिखाई दे और ये ट्रेन यहीं पर रुकी रहे, और इस सिग्नल में रेड लाइट जली रही। इसलिए इन्होंने पोर्टेबल बैटरी जोड़। अब क्या होता है, ड्राइवर का असिस्टेंट जिसे सेकंड मैन कहा जाता है, अब वो ट्रेन से नीचे उतरता है ये देखने के लिए आखिर माजरा क्या है। वो पास के रेलवे टेलीफोन के पास भागा, उसने फोन मिलाया ताकि वो सिग्नल मैन से बात कर सके। उसने रिसीवर उठाया, लेकिन आवाज नहीं आई क्योंकि डाकुओं ने पहले टेलीफोन की तारें काट दी। और जैसे ये पीछे मुड़ता है और तभी अंधेरे से कुछ साए निकल कर आए और इसे दबोच लिया। अब यहाँ से शुरू होता है असली ऑपरेशन। अब तुम इन डाकुओं की प्लानिंग दे, इन लोगों को पूरी ट्रेन से कोई भी मतलब नहीं थे, मतलब था सिर्फ
पहले के 2 डिब्बों से सबसे पहले ये डाकू इंजन में घुसकर ड्राइवर पर लोहे की रोड से वार करते हैं और ड्राइवर को बेहोश कर देते हैं। और इन्होंने ट्रेन को 10 डिब्बों के इंजन और शुरुआती 2 डिब्बों से अलग कर दिया। इसी ट्रेन के पीछे के 10 डिब्बों में 70 से ज्यादा कर्मचारी सो रहे थे। इन लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। इनकी ट्रेन के आगे के 2 डिब्बे गायब हो चुके हैं। अब इन डाकुओं का प्लान था इस ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर बाईडगो ब्रिज तक ले जाने का, जहाँ पर इनका ट्रक खड़ा हुआ था। लेकिन यहीं पर इनके साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो। ये लोग ट्रेन को चलाने के लिए एक रिटायर्ड ड्राइवर को लाए थे। वो ड्राइवर पुराना था। इस नए डीजल इंजन को देखकर कांपने लगा। ड्राइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन कैसे शुरू हो। मजबूरन इन डाकुओं ने जिस ड्राइवर को बेहोश किया था उसे होश में लेकर आए और उसी ड्राइवर से इन्होंने ये ट्रेन चला। अगले 15 मिनट में ये लोग बाईडगो ब्रिज पर पहुंच रूट का वो खेल शुरू हुआ। ने इतिहास रच दिया। 128 बोर 2.5 टन वजन और इनके पास सिर्फ 15 मिनट थे इस चोरी को अंजाम देने के लिए। इन चोरों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई और नोटों की भरी बोरियों को ट्रक में ऐसे फेंकी जैसे कोई कचरे की बोरिया हो। यहाँ तक डाकुओं ने ट्रेन से पैसा लूट लिया, उस पैसे को ट्रक में लोड कर लिया। टाइम तक पुलिस को इस बात की कोई खबर नहीं लगी। जब ये डाकू ट्रेन छोड़कर भाग रहे थे तो इन्होंने ड्राइवर से एक ऐसी बात कही, अगले 30 मिनट तक इस जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। अब आपका सवाल होगा कि इस बात में क्या गलत है, लेकिन इसी जगह से पुलिस का वो मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू हुआ। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है, पुलिस ट्रेन के पास जाती है। जब ड्राइवर उन्हें बताता है कि उन्होंने कहा था कि अगले 30 मिनट तक यहाँ से मत हिलना, तो उन्होंने इसी बात से हिसाब लगाया, अगर चोरों ने 30 मिनट तक रुकने के लिए कहा है तो इसका मतलब चोरों के छिपने की जगह यहीं पर आसपास हो, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर। पुलिस ने तुरंत 50 किलोमीटर के एरिया में फार्म हाउस की तलाशी लेना शुरू कर दी। और एक तरफ ये डाकू पुलिस की रेडियो फ्रीक्वेंसी सुन रहे। डकैतों को एहसास हो गया कि पुलिस हमारे आसपास है, हमें तुरंत ये जगह यहाँ से खाली करनी पड़ेगी। लेकिन ये डकैत जिस स्लेड फार्म पर छिपे हुए वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो रविवार की जगह शुक्रवार को वहाँ से निकलेंगे। ये लोग वहाँ से निकले उससे पहले इन्होंने पैसे को आपस में बांट लिया। हर एक इंसान के हिस्से में करीब 40 करोड़ रुपए आए। जब शुक्रवार का दिन आया तो ये सब लोग वहाँ से निकलते वक्त मास्टरमाइंड ब्रूस ने एक आदमी को पैसे दिए और कहा पूरे फार्म हाउस को जला देना ताकि पुलिस को हमारे कोई भी फिंगरप्रिंट या सबूत ना मिले। लेकिन वो आदमी इनके निकलते ही पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। इसने फार्म हाउस को बिल्कुल भी नहीं जला। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है मोनोपोली बोर्ड गेम। फार्म हाउस पर डाकू कई दिनों तक छिपे थे और इन डाकुओं ने अपनी बोरियत मिटाने के लिए यही वाला गेम खेला। लेकिन इन लोगों ने गोटी की असली पैसों का इस्तेमाल किया। छापेमारी में बाद में पुलिस को जब इस जगह का पता चलता है, फार्म हाउस पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर पुलिस ने केचप की बोतलें, खाने के डिब्बे, मोनोपोली बोर्ड गेम मिला। डाकुओं को ये लग रहा था कि मैंने पैसे दिए थे, उस इंसान ने वहां से सब कुछ साफ कर दिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पुलिस की फोरेंसिक टीम को उस मोनोपोली बोर्ड गेम पर बोतलों पर साफ साफ फिंगरप्रिंट मिल गए थे। स्काउटलैंड यार्ड के पहले से इन अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड था कि फिंगरप्रिंट मैच हुए। एक एक करके इन चोरों के चेहरे बेनकाब होने लगे। अब तक जिस डकैती को एक परफेक्ट क्राइम कहा जा रहा था वो सिर्फ एक लापरवाह आदमी की वजह और एक मोनोपोली के बोर्ड गेम की वजह से पूरा तहस नहस हो गया। पूरी कहानी में वो सस्पेंस, वो इनसाइडर था। क्या पुलिस उस इंसान को पकड़ पाई? इसको जब वहां पर फिंगरप्रिंट प्राप्त हुए तो पूरा एक्शन शुरू हुआ। अगले कुछ ही हफ्तों 12 से 15 डाकुओं को गिरफ्तार कर ली और कोर्ट ने इसे सदी की सबसे बड़ी लूट मानते हुए उसे कठोर रास्ता अपना। उस जमाने में जब मर्डर्स के लिए कम सजा मिलती, लेकिन इन डाकुओं को तब 30-30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक वाली रोबरी के पीछे होती अंधेरी सच्चाई भी। हम लोग अक्सर लुटेरों के मास्टर प्लान की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन हम उस इंसान को भूल जाते जिसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस ट्रेन का ड्राइवर जैक मिल्स, उस रात वो अपनी ड्यूटी पर था। डाकुओं ने उनके सिर पर लोहे की रोड मारी, उसे अधमरी हालत में बेहोश कर दी और इसी घाव ने मानसिक तौर पर कभी उभरने नहीं दी। उस इंसान को लगातार सिर दर्द और ट्रोमा रहने लगा। लगभग 7 साल के बाद इस सदमे और चोट की वजह से मौत हो गई। अब एक तरफ वो डाकू थे जो जेल से निकलने के बाद अपनी पूरी लाइफ पर कहानी लिखी, फिल्में बनाई, किताबें लिखी और सेलिब्रिटी बन गए। और इसी कहानी के दूसरी तरफ एक ड्राइवर था जिसने अपनी पूरी ईमानदारी से काम की और जिसे सिस्टम ने लगभग पूरी तरह भुला दिया। क्या ये बात सही थी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। लेकिन इस पूरी चोरी की कहानी में सबसे बड़ा लूप होल आज भी कायम है। वो अल्स्टर मैन, वो इनसाइडर
जिसने डाकुओं को टिप दी थी, वो इंसान कभी पकड़ा ही नहीं गया। उसने अपना हिस्सा लिया और वो अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गया। पुलिस को उसका असली नाम कभी पता ही नहीं चला। इस घटना के बाद ब्रिटिश रेलवे ने और पोस्टल सर्विस ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।